चलो हेडिंग लिखो अब। O2 के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। चलो लिखना शुरू करो इसमें। प्रयोगशाला में O2 का निर्माण, प्रयोगशाला में O2 का निर्माण। प्रयोगशाला में O2 का निर्माण पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट प्रयोगशाला में O2 का निर्माण पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र लिख लेना KClO3 और मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज और मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। सूत्र है इसका MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को 4:1 के अनुपात में गर्म करके बनाया जाता है, गर्म करके बनाया जाता है। हो गया ना? आगे लिखना इस अभिक्रिया में MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस अभिक्रिया में MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है। हो गया? तो अब देखो KClO3, यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है और ये त्रिभुज लगेगा, गर्म कर रहे हैं तो इसमें KCl अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। संतुलित करने के लिए सामने 2 कर दो, इसके सामने 2 कर दो और यहाँ 3 कर दो। ये प्रकार से बनाया जाता है ऑक्सीजन प्रयोगशाला में। नोट कर सकते हो, पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड। हो गया? हेडिंग लिखो, डाइऑक्सीजन के भौतिक गुण। डाइऑक्सीजन या ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन के भौतिक गुण।
डाई ऑक्सीजन के भौतिक गुण हो गया। लिखो इसमें यह पहला नंबर है, यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। हो गया। द्रव अवस्था में यह द्रव अवस्था में यह पीले नीले रंग की दिखाई देती है। द्रव अवस्था में यह पीले नीले रंग की दिखाई देती है। द्रव अवस्था में यह पीले नीले रंग की दिखाई देती है। हो गया। आगे लिखो अगला पॉइंट, इसका द्रवणांक हो गया। -183 डिग्री सेल्सियस, इसका द्रवणांक -183 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवणांक का मतलब ये द्रव में बदलेगी, गैस है ना, तो गैस को द्रवित किया जाएगा तो उसका द्रवणांक होगा। हो गया। क्या लिखे, इसका द्रवणांक -183 डिग्री सेल्सियस है। हो गया। जबकि हिमांक -219 डिग्री सेल्सियस -219 डिग्री सेल्सियस है। हिमांक का मतलब कोई द्रव जिस ताप पर ठोस में बदलता है वही उसका क्या कहलाता है, हिमांक। तो -183 पर ये द्रव में पहुंच जाएगा, 183 219 तक द्रव रहेगा, 219 से क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। जैसे जल है हमारा, जल 0 से लेकर 100 तक द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि 0 पर वो बर्फ में बदल जाता है और 100 पर वो वाष्प में बदल जाता है। हो गया। तो ऐसे ही डाई ऑक्सीजन हो गया, -183 से लेकर -219 तक किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में। -183 पर ये गैस अवस्था में बदल जाएगा और -219 पर किस अवस्था में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से लिख सकते हो। आगे लिखो अगला नंबर, यह जल में अल्प विलेय है। यह जल में अल्प विलेय है। यह जल में अल्प विलेय है। हो गया। अगला पॉइंट, O2 अणु अनुचुंबकीय होता है। 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 हो गया। अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होता है।
अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होता है। अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होता है। हो गया? आगे लिखना अगला पॉइंट, यह स्वयं नहीं जलती है। यह स्वयं नहीं जलती है। यह स्वयं नहीं जलती है, परंतु जलने में सहायता करती है। यह स्वयं नहीं जलती है, परंतु जलने में सहायता करती है। हो गया ना? ये बात को ध्यान दिए रहना। जैसे पूछ दिया ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, तो लोग सोचेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में सब कुछ जल जाता है, इसका मतलब ज्वलनशील गैस है। लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, बस ये जलने में सहायता करती है, याद रखे रहना। समझ गए? ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे लकड़ी जला रहे हो तो ऑक्सीजन जलती रहे। ऑक्सीजन नहीं जलती है। कौन जलता है? लकड़ी जलती है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऐसा नहीं होता कि उसमें ऑक्सीजन जलने लगती है। ऑक्सीजन अगर जलती तो जब हम लोग सांस के रास्ते खींचते हैं और पता चला किसी गर्मी आग के सामने बैठे हुए हो, जल जाएगी तुम्हारा नाक में। समझ गए? उसके बाद अंदर तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑक्सीजन जलती नहीं है। आगे लिखो, हेडिंग अप, डाई ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। 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 हो गया? देखो इसमें आगे लिखना, चूंकि O2 में O डबल बॉन्ड O बंध पाया जाता है। बंध पाया जाता है। O डबल बॉन्ड O बंध पाया जाता है, जिसकी बंध ऊर्जा हो गया, उच्च होती है। हो गया? इसलिए प्रायः इसकी क्रियाएं बाह्य ऊष्मा के साथ ही शुरू होती हैं। बाह्य ऊष्मा के साथ ही शुरू होती हैं। बाह्य ऊष्मा के साथ ही शुरू होती हैं। हो गया ना? परंतु अभिक्रिया एक बार आरंभ होने के पश्चात चलती रहती है। परंतु अभिक्रिया एक बार आरंभ होने के पश्चात चलती रहती है।
हो गया, क्योंकि अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा, क्योंकि अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा O2 के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। O2 के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। हो गया ना? तो कहने का अर्थ ये है कि जो ऑक्सीजन की क्रिया होती है किसी के भी साथ करा दो, मान लो हमने मैग्नीशियम के साथ कराना शुरू किया, तो शुरुआत में तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा, लेकिन एक बार हम उष्मा दे दें इसको, तो इसके कुछ ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड बना था वो टूट जाएगा। सभी के बीच नहीं हम बात कर रहे हैं, कुछ के बीच, क्योंकि हमेशा ऊर्जा नहीं देनी है हमको, एक बार ऊर्जा दे के शुरू कर देना है। ठीक है, मतलब एक बार ऊर्जा दे दिए तो कुछ का बंध टूट गया, तो जिसका बंध टूट गया वो मैग्नीशियम से जुड़ने लगेंगे ना। अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संयोग से MgO बनेगा ना दोनों से, तो इसमें से ऊष्मा खुद निकलने लगती है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रिया होंगी, तब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना? तो अब देखो इसमें से ऊष्मा खुद निकलने लगेगी, तो जो ऊष्मा पहले हम बाहर से दिए थे अब इसको उस अभिक्रिया में MgO के बनने से ही मिलने लग रही है। दिखाई दे रहा है? तो क्या बार बार इस ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हमको बाहर से गर्म करना पड़ेगा? नहीं, एक बार प्रारंभ में कुछ अणुओं का तोड़ दो, उसके बाद जैसे जैसे MgO बनने लगेगा ऊष्मा उसमें से खुद निकलने लगेगी और वो ऊष्मा इस O2 के बंध को तोड़ने लगेगी। इसीलिए हमने लिखवाया कि जो ऑक्सीजन की क्रिया है प्रायः बाह्य ऊष्मा के साथ शुरू होती है। कहने का मतलब जब शुरू करवाना है तो एक बार बाहर से हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और एक बार जब तुमने ऊर्जा दे दिया तो वो लगातार अपनी क्रिया करता रहेगा, मतलब फिर से हमको ऊष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े, तुमको लगातार गर्म करना पड़ता है ना जब तक अभिक्रिया होती है। कुछ अभिक्रिया में ऐसा देख, जैसे अमोनिया बनाने की विधि में ही देख लो, N2+3H2 3 के बाद 2NH3, लगातार वहां पे ताप कितना रखा गया था? 500 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे क्या हम बार बार उसको 500 डिग्री सेल्सियस गर्म कर रहे थे? उसमें लिखवाया भी था हमने। क्या बार बार आयरन उत्प्रेरक को हम 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। एक बार हमने उसको गर्म करके रख दिया था, और उसके बाद क्या हुआ? जो N2 और 3H2 के बनने से ऊष्मा निकल रही थी वही उसके ताप को हमेशा कितना रखे जा रही थी? 500 डिग्री सेल्सियस रखे जा रही थी। वैसा ही इसके साथ है। कहने का मतलब बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं है, एक बार गर्म कर दो, कुछ का टूट गया, फिर से क्रिया शुरू हो गई, बार बार यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, और जो ऊष्मा आपको बाहर से देनी पड़ी थी वो खुद अभिक्रिया में निकलने लगती है, और निकलने वाली ऊष्मा O2 के बंध को तोड़ने लगती है, और O2 इससे जल्दी जल्दी क्रिया करने लगता है। जितना जल्दी क्रिया करेगा उतना ही ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, फिर उसके बंध को तोड़ने लगेगी। होगा ना? तो यही प्रक्रिया, बस एक बार ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की सारी क्रियाओं में। हमेशा लगातार गर्म करते, जैसे मान लो तुमको जल को वाष्प में बदलना है, तो हम जानते हैं जल वाष्प पर कितने डिग्री सेल्सियस पर बदलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमने कहा चलो जल को गर्म किया जाए, एक बार जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो छोड़ दिया जाए, उसके बाद वो वाष्प में पहुंच जाए, बदल जाएगा। बदलेगा क्या? जल को जब तुम वाष्प में बदल रहे थे, एक बार जल में उबाल आ गया तो मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, क्योंकि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, उससे पहले नहीं उबल सकता। हाँ, कुछ अशुद्धियां हैं तो इसकी गारंटी नहीं है कि 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर या 1 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा। क्वथनांक है तो क्वथनांक का क्या होता है? उन्नयन होता है, दूसरे चैप्टर में पढ़े हुए हो। तो 1 डिग्री सेल्सियस आधा डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है, लेकिन हम तो मानक वही मानेंगे ना, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने कहा कि जब जल उबलना शुरू हो गया तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप हो गया, और तुमने पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल किसमें बदल जाता है? वाष्प में। तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा के छोड़ दो उसको, सारा जल वाष्प में बदल जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। उसको जब तुम जल को वाष्प में बदलना चाहते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के बाद भी लगातार गर्म करना होगा। तो ऐसा इनके साथ नहीं होता है। एक बार हमने दे दिया
उसके बाद ये अपनी क्रिया करना शुरू कर देगा, तो लगातार क्रिया करता जाएगा, बार बार हमको ऊष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा वहां पे आयरन में भी हुआ था और उधर तुम्हारा इसमें जब HNO3 बनाने की विधि पढ़ रहे थे प्लेटिनम वाले में, संभवतः वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ था, प्लेटिनम जो उत्प्रेरक प्रयोग किए थे। चलो लिखना शुरू करो आगे, कहां तक लिखे? हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीजन की जो भी क्रिया शुरू होगी बाह्य ऊष्मा के साथ शुरू होगी, लेकिन एक बार ऊष्मा देने के बाद हमको दोबारा ऊष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभिक्रिया में निकलने वाली ऊष्मा ही ऑक्सीजन के बंध को तोड़ देगी और वो आसानी से किससे क्रिया कर लेगा, जिससे उसकी क्रिया करा रहे हैं, चाहे धातु से, चाहे अधातु से, चाहे किसी और से, हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन के रासायनिक गुण में पहले शुरुआत क्या करनी है, धातु से क्रिया, फिर अधातु से क्रिया, क्या बनाएगा? ऑक्सीजन की धातु से क्रिया, धातु का ऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन की अधातु से क्रिया, अधातु का ऑक्साइड बनेगा। कहने का अर्थ है ऑक्सीजन किसी भी तत्व से क्रिया कर ले उसका ऑक्साइड बनाता है, तो कई साल से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद अगली क्रिया इसकी पढ़नी है SO2 के साथ, SO2 के साथ, SO2 प्लस O2, बताओ क्या बनेगा? सल्फर के बारे में तुमने दो चीज पढ़ा था ना, पढ़े थे, तो क्या बन सकता है आगे? SO3 ही तो बन सकता है, कुछ और बन जाएगा क्या? कुछ और है ही नहीं तो बनेगा क्या? हाइड्रोजन है क्या? नाइट्रोजन है क्या? कहीं नहीं है ना। सल्फर ऑक्सीजन है, तो अगर SO2 तुमने लिया तो SO3 ही बनना है, ऐसा तो है नहीं कि SO4 बना लेगा, जाहिर सी बात है, ये फिक्स है तुम्हारा। यहाँ पे उत्प्रेरक लगा देंगे, कौन सा उत्प्रेरक लगता है? V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, हो गया। और ये वाला तो तुमने पढ़ा ही अभी, अमोनिया के साथ इसकी क्रिया, प्लेटिनम जाली है, कल टेस्ट होने वाला है, प्लेटिनम जाली, और लगभग ताप 850 के आसपास था। अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को संपीड़क के द्वारा, उसके बाद कहां लेके आते हैं? या इसमें सीधे सीधे लग गए थे, इसमें संपीड़क नहीं कर लगाया था, अमोनियम लगा था ना, इसमें संपीड़क नहीं लगा था। कौन सी विधि है ये? कौन सी विधि है? ओस्टवाल विधि है HNO3 के बनाने की। प्लेटिनम जाली वाला जो डिब्बा बनाया तो उसमें जाली के टाइप का लगा हुआ था। अमोनिया और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या होता है? बस नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने बदला था NO2 में, फिर NO2 को किस में बदला था हमने? HNO3 में। बहुत सही काम कर रहे हो, कल टेस्ट होने वाला है सुबह। चलो तुम लोग को मूर्खता के लिए इनाम देना चाहिए। कहां तक लिखे हो? आगे लिखो, इसकी कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। इसकी कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। इसकी कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। पहला नंबर SO2 के साथ क्रिया, धातु अधातु के साथ नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि तुमको पता ही है कि धातु अधातु से उसका ऑक्साइड ही बनाएगा, और ऑक्साइडों का सूत्र बनाना समझा दिए कि ऑक्साइडों का सूत्र कैसे बनता है। नहीं बना पाए तो तुम लोग जान लो, पढ़ना लिखना बेकार है। क्या लिखे? SO2 के साथ क्रिया हो गया ना, तो लिखो प्लेटिनम अथवा प्लेटिनम मतलब Pt अथवा V2O5, Pt अथवा
V2O5 ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड Pt अथवा V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो गया, उपस्थिति में SO2 की क्रिया O2 के साथ कराने पर SO2 की क्रिया O2 के साथ कराने पर हो गया SO3 गैस बनती है। SO3 गैस बनती है। SO3 गैस बनती है। हो गया। तो ये लिख लो। कितना ताप बोले थे जी? ताप नहीं बोले? जाने दो, लिख लो इसी रिएक्शन में। अगला इसका अमोनिया के साथ क्रिया है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको पढ़ ही चुके हो पीछे। यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे तुम लोग को पढ़ने की जरूरत है। हो गया। दूसरा नंबर लिखो, हाइड्रोकार्बनों के साथ क्रिया। हाइड्रोकार्बनों के साथ क्रिया। हाइड्रोकार्बनों के साथ क्रिया। हो गया। अब लिखो, O2 की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बनों का दहन करने पर O2 की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बनों का दहन करने पर O2 की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बनों का दहन करने पर हो गया CO2 और H2O बनता है। CO2 और H2O बनता है तथा ऊष्मा निकलती है। हो गया ना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोई भी हाइड्रोकार्बन का दहन कर दो, हमेशा CO2 और H2O ही बनेगा। कहने का मतलब, लिखो CH4, इसको जला दो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनेगा CO2 प्लस H2O। लिखो C2H6, जला दो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगा CO2 प्लस H2O। कहने का मतलब अमीर हो जाए गरीब, मरने के बाद जलाओगे तो सब राख ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी अमीर को जलाएंगे सोना बनेगा। मान लो C2H2 जला दिए एसिटिलीन, तब भी क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O।
बेंजीन को भी जला दो, CO2 और H2O, कुछ भी जला दो CO2 H2O ही बनेगा। ठीक है ना, नोट कर सकते हो। कोई भी हाइड्रोकार्बन का दहन करो, अब ध्यान दो, इसमें एक ये जो अभिक्रिया दिख रही है, C2H2 प्लस O2, 3 के बाद CO2 प्लस H2O, इसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। समझ गए? इसको देखे हो सभी लोग? देखे हो? नहीं देखा? यहाँ बगल की दुकान से सामान खरीदे हो या इस रास्ते से कभी गए हो? ये गैस वेल्डिंग की दुकान है ना, यही है। समझ गए? गैस वेल्डिंग की दुकान में होता क्या है, तुमने देखा होगा एक वो सिलेंडर रखा है, बड़ा सा रखा है, किसका होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर। अस्पताल में तो गए नहीं हो कि जाओगे देखोगे कभी, जरूरत पड़ेगी तब बड़ा सा लगा रहता है, इसी में जब भर्ती होते हैं तो। समझ गए? ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो यहाँ भी प्रयोग होता है। अब और एक देखे होंगे, उनका कोई जमीन में गड्ढा होता है और उसमें से एक पाइप निकल के आई होती है, 2 पाइप होती है उनकी वेल्डिंग में, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर से जाती है और एक जो जमीन में गड्ढा होता है वहां से जाती है। आज के समय में जमीन में गड्ढे जरूरत नहीं, एक लोहा वाला जो रखे होते हैं ना, वही वाला, उसमें से पाइप निकली होती है ना, तो उसमें होता क्या है, उसमें नीचे भरा होता है पानी। समझ गए? और ऊपर एक पिस्टन टाइप का होता है, जैसे वो ऊपर नीचे होता रहता है। मान लो दाब बढ़ेगा तो ऊपर भाग जाएगा और दाब घटेगा तो फिर नीचे चला जाएगा। और इसमें भरा होता है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। तो होता क्या है, जब ये CaC2 नीचे जाता है तो यहाँ पे जाली लगी होती है। समझ गए? और जब CaC2 नीचे जाता है तो यहाँ से ये CaC2 जल के साथ जब जुड़ता है तो इसकी क्रिया हो जाती है दोनों की, और दोनों की क्रिया से बनता है क्या? एसिटिलीन गैस। क्या बनता है? एसिटिलीन गैस, और प्लस CO2, ये CaO बनता है। ठीक है, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको एसिटिलीन गैस से मतलब है। अब जब ये नीचे दबा तो इसमें देखो एसिटिलीन गैस भरने लगी ना। अब क्योंकि बाहर से तो अभी हम प्रयोग कर नहीं रहे, बाहर से नोजल हमने बंद रखा है, इसमें बनने लगी एसिटिलीन गैस। और ये एसिटिलीन गैस जब इसमें बनने लगेगी तो जब गैस अंदर बर्तन में भरने लगो तो दाब बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और जब दाब बढ़ता है तो अचानक ये बर्तन जो पिस्टन नुमा होता है ये ऊपर उड़ जाता है, और जब ऊपर उड़ जाता है तो जल से इसका संपर्क फिर टूट जाता है। हो गया? तो ये वाली क्रिया फिर रुक जाती है। और अब तुमको पता चल चुका है कि डिब्बे के अंदर कौन सी गैस बन चुकी है, एसिटिलीन गैस बन चुकी है। और दूसरे सिलेंडर से यहां तक कौन आया हुआ है? ऑक्सीजन आया हुआ है। और जैसे ही जरूरत पड़ती है दोनों को एक साथ निकालते हैं, यहाँ पे दोनों जलते हैं और इससे ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। समझ रहे हो? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस लोहे को पिघलाने के लिए काफी है। शुद्ध लोहा होता है वो भी तुम्हारा पिघल जाता है 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस में, ये तो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस कर देता है। तो अब क्या होता है, इससे आराम से वेल्डिंग कर लेते हैं। अब हुआ क्या, यहां पर जैसे ही एसिटिलीन गैस का प्रयोग होने लगा, दाब कम होगा ना, फिर से ये पिस्टन नीचे जाने लगेगा और नीचे जाएगा तो फिर क्रिया होगी और उसके बाद फिर एसिटिलीन गैस बनेगा, फिर ये ऊपर भागेगा। मतलब ये प्रक्रिया ऊपर नीचे इसकी चलती रहती है। तो अब के समय में क्या किए हैं, लोहे वाला बर्तन बना के उसको ऐसे रख देते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, जमीन में एक गड्ढा खोदते थे और उसको सीमेंटेड बनवाते थे, तो समझ गए, और उसमें पानी भरा जाता था और उसके ऊपर उस पिस्टन नुमा बर्तन को रखा जाता था। लेकिन अब ऐसे सिस्टम से बचने के लिए जाहिर सी बात है कोई दुकान किराया देगा, गड्ढा खोदने थोड़ी देगा वहां पर तुमको, इसीलिए अब ये वाला सिस्टम बना दिया है लोहे वाला स्टैंड का। तो ये देखे होगे और ये भी देखे होगे, दोनों जाके चेक कर लेना किसी दुकान पे, कहते हैं ले हम एक बार प्रयोग कर ले।
है? क्या चीज? हाँ, वेल्डिंग करते समय कोई मिश्र धातु होती है, क्योंकि उसको ध्यान में नहीं आ रहा, बताएंगे कल बताएंगे। बार बार देखते हैं उसको, बार बार भूल जाते हैं। वेल्डिंग करने के लिए कोई मिश्र धातु होती है, जो उसके ऊपर होता है वही उसका महत्वपूर्ण होता है। जो उसके ऊपर देखो सफेद टाइप का लगा होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वही होता है। चलो लिखो, कहां तक लिखे? हेडिंग लिखो, डाई ऑक्सीजन के उपयोग। डाई ऑक्सीजन के उपयोग। डाई ऑक्सीजन के उपयोग। पहला नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग या कटिंग में किया जाता है।